हेलो एवरीवन। जो मूवी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है एक्स मैकिना। ये मूवी 2014 की ऑस्कर विनिंग मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम कैलिब है। वो बहुत सहीन है और उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। वो एक सर्च इंजन कंपनी में प्रोग्रामर है और आज उसको एक कंपनी वाइड कंपटीशन में पहला प्राइज मिला है। और इसका फायदा ये होने वाला है कि वो पूरा एक हफ्ता कंपनी के सीईओ के साथ गुजारेगा। उस सीईओ का नाम नेथन है। उसका शानदार घर है और वो पहाड़ों के बीचों बीच रहता है। अब उधर एक हेलीकॉप्टर कैलिब को वहां तक पहुंचाता है, लेकिन कुछ मील यानी माइल्स पहले ही उसे उतार देता है ताकि वो फ्रंट डोर तक चलकर जा सके। जब वो वहां पर पहुंच जाता है तो उसे एक रोबोटिक आवाज आती है और साथ ही उसे एक की कार्ड भी मिलता है जिसके जरिए वो घर के परमिटेड एरियाज में जा सकता है, यानी सिर्फ वो जगह जहां उसे जाने की इजाजत होगी। अब कैलिब अंदर आता है। वो देखता है कि नेथन यानी उसका बॉस एक्सरसाइज कर रहा है। साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो बहुत ड्रिंकिंग करता है। अब नेथन कैलिब को एक ऐसे कमरे में लेकर आता है जिसमें कोई खिड़की नहीं है, यानी कोई विंडो नहीं है, और ये एक रिसर्च फैसिलिटी है। कैलिब काफी एक्साइटेड और हैरान होता है ये जानने के लिए कि इस घर में कैसी और किन चीजों पर रिसर्च होती होगी। पहले तो नेथन उसे बताने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर वो उसे एक एग्रीमेंट पर साइन करवाता है कि वो इस बारे में आगे किसी से कोई बात नहीं करेगा। अब एग्रीमेंट साइन होने के बाद नेथन कैलिब से पूछता है कि क्या उसे इस टेस्ट के बारे में कुछ पता है। ऐसा टेस्ट जो कि इंसान लेते हैं, यानी इंसान कंडक्ट करते हैं, या कुछ ऐसे कंप्यूटर माइंड्स कि वो दूसरे कंप्यूटर माइंड्स को चेक कर सकें कि क्या उनमें इनफ एबिलिटी है कि वो चीजों को समझ सकें और अपने तरीके से सोच भी सकें। और इस सब में ये भी आ जाता है कि क्या वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और इंसानों की तरह सोचकर इंसानों की तरह काम कर सकेंगे या नहीं। वो ये भी बताता है कि कैलिब जो है वो इस टेस्ट का हिस्सा बनने वाला है, यानी वो एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड्रॉइड को टेस्ट करेगा जिसको नेथन ने बनाया है और उसका नाम है एवा। जब कैलिब को एहसास होता है, यानी उसे पता चलता है कि नेथन के ये इरादे थे, तो पहले तो वो हैरान होता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। अब कुछ टाइम के बाद वो पहली बार एवा से मिलता है। वो एक ग्लास चैम्बर में रखी गई होती है। ग्लास चैम्बर इसलिए होता है ताकि कैलिब उसे क्लियरली देख सके। तभी वो देखता है कि उस ग्लास चैम्बर की वॉल पर एक क्रैक है। खैर, इन सब को इग्नोर करते हुए वो उसी को देखता है कि ये तो काफी खूबसूरती और मेहनत से बनाई गई है। अब उधर नेथन भी सीसीटीवी कैमरास और ऑडियो फीड से नजर रख रहा होता है कि कैलिब और एवा का पहला इंटरेक्शन कैसा है। अब इस सेशन के बाद नेथन कैलिब से पूछता है कि उसे ये सब कुछ कैसा लगा, तो कैलिब कहता है कि सब कुछ बहुत अच्छा था और वो एवा के बोलने की स्किल से काफी इम्प्रेस हुआ है। अब जो अगला सवाल नेथन कैलिब से कहता है वो ये कि तुम्हारे बारे में वो कैसा फील करती है, तो कैलिब कहता है कि ये तो मुझे अभी जानना पड़ेगा ना, मुझे उसके साथ और वक्त गुजारना होगा, तभी मैं जान सकूंगा कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। अब जब रात को वो सोने की कोशिश कर रहे होते हैं तो पावर सप्लाई चली जाती है, यानी पावर कट हो जाता है। अब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से एक लॉकडाउन हो जाता है, जिसकी वजह से कैलिब अपना दरवाजा खोल नहीं पाता। जब पावर सप्लाई वापस आती है तो इधर उधर फिरने लग जाता है और तभी उसके हाथ एक सेल फोन लगता है। तब उसे पता चलता है कि उसे किसी ने आवाज दी है और उसके पीछे कोई है, लेकिन वो आवाज नेथन की ही होती है। पता चलता है कि ये तो नेथन का ही कमरा था। अब यहाँ पर कैलिब उसे पावर के बारे में पूछने लगता है कि ये पावर सप्लाई क्यों गई। तब नेथन उसे बताता है कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा होता रहता है। वो कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। अब अगली सुबह कैलिब जब उठता है तो एवा के साथ दूसरा सेशन लेता है। अब यहाँ पर एवा उसे अपने कुछ स्केचेस दिखाती है और कहती है कि अपने बारे में कुछ और बताओ। अब यहाँ पर अचानक से दोबारा से पावर चली जाती है, यानी बिजली चली जाती है, जिसकी वजह से मॉनिटरिंग सिस्टम डाउन हो जाता है और अब उन्हें पता चलता है कि उन्हें कोई देख नहीं रहा। तो एवा अंदर आ जाती है और कहती है कि नेथन पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, क्योंकि एवा जानती थी कि अब पावर सप्लाई जा चुकी है तो सीसीटीवी कैमरास और ऑडियो फीड्स भी ऑफ होंगी। तो वो कैलिब से नेथन के बारे में वो सब कह सकती है जो वो उसे बताना चाहती है। अब जब पावर सप्लाई वापस आती है तो वो दोबारा से अपनी बातचीत शुरू करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, यानी जैसे वो पावर सप्लाई जाने से पहले बात कर रहे थे।
अब इस सब के बाद कैलिब ये सुनकर हैरान हो गया था कि ये हो क्या रहा है। अब नेथन उससे इस सेशन के बारे में पूछता है कि तुम्हारा ये वाला सेशन एवा के साथ कैसा रहा। तो कैलिब सिर्फ ये कहता है कि एवा पावर स्प्लैश जानने के बाद कोई मूवमेंट नहीं करती, यानी कोई रिएक्शन नहीं देती। अब नेथन कैलिब को इसी लैब में लेकर आता है जहाँ पर उसने एवा को बनाया होता है। पता चलता है कि उसका दिमाग किसी जेल से बना हुआ है, यानी किसी फ्लूइड से, और जो इसका सॉफ्टवेयर है वो ब्लू बुक इंजन है, एक ऐसा सर्च इंजन जो कि काफी फेमस है। अब जब थर्ड सेशन में यानी तीसरी मुलाकात में एवा कैलिब से कहती है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे चलती फिरती गाड़ियों को देखना है और लोगों को देखना है, तो कैलिब उसे रोक नहीं पाता और मान जाता है। तो इसके बाद एवा अच्छा खासा तैयार होती है। अब कैलिब भी उसको देखकर हैरान हो जाता है। अब कैलिब नेथन से पूछता है कि क्या उसने एवा को इस तरह से बनाया है कि उसमें भी फीलिंग्स डालती हैं। वो ये भी पूछता है कि एक रोबोट को इन फीलिंग्स के साथ बनाना जरूरी था क्या, यानी कुछ रोबोट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ये फीलिंग्स नहीं होती, यानी उनको किसी से प्यार नहीं हो सकता और वो फ्लर्ट भी नहीं कर सकते। अब पहले तो नेथन इस बात का जवाब देना पसंद नहीं करता, फिर कहता है कि हाँ, मैंने इसे एक पेंटिंग से इम्प्रेस होकर बनाया है। और वो ये भी कहता है कि जो हाई फंक्शनिंग एंड्रॉइड्स होते हैं वो सारी चीजें करने के कैपेबल नहीं होते, यानी उनमें सब कुछ करने की एबिलिटी तो होती है लेकिन खुद से सोचने की और ऐसी फीलिंग्स जनरेट करने की एबिलिटी नहीं होती। पर जो मैंने बनाया है वो इन सारी चीजों का कैपेबल भी है और ऐसी चीजें भी रखता है जो नॉन ऑटोमेटिक है, जैसा कि फॉलिंग इन लव, किसी से प्यार कर बैठना, किसी के लिए फीलिंग्स रख लेना। अब फोर्थ सेशन में यानी कि चौथी मुलाकात में कैलिब एवा को बताता है कि उसने जब कॉलेज में इंट्रोडक्टरी कोर्स किया था तो उसे एक स्टोरी सुनाई गई थी और वो स्टोरी एक लड़की की थी। उस लड़की का नाम मैरी था। उस लड़की को मैरी इन अ ब्लैक एंड व्हाइट रूम क्यों कहा जाता था, इस बात के बारे में भी वो एवा को बताने लगता है, क्योंकि वो लड़की मैरी हमेशा एक ब्लैक और व्हाइट कमरे में रहती थी। हालांकि वो एक साइंटिस्ट थी, वो कलर्स के बारे में सब कुछ जानती थी और कलर्स पर रिसर्च भी करती थी। उसे पता था कि कलर्स कैसे दिखते हैं, लेकिन उसने अपनी सारी जिंदगी इस दुनिया के असल रंग नहीं देखे, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी इसी काले और सफेद कमरे में तो गुजारी है। तो जाहिर सी बात है कि वो कलर्स को किस तरह से जान पाती। वो कलर्स को आज तक कभी भी ठीक से फील नहीं करती आई होगी। अब ये स्टोरी हमें ये बताती है कि थी तो वो इंसान, लेकिन उसका कंप्यूटर माइंड था, क्योंकि कभी भी उसने बाहर की दुनिया को एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। वो वैसा ही सोचती थी जैसी इंफॉर्मेशन और नॉलेज उसके दिमाग में बिठाई गई थी। अब एक दिन क्या हुआ, मैरी बाहर निकली और उसने देखा कि दुनिया तो इतनी खूबसूरत है। तब उसका दिमाग एक इंसानी दिमाग बना, जब उसने नए रंगों को देखा और नए अंदाज से सोचा। ये स्टोरी एवा बहुत गौर से सुन रही होती है और तब दोबारा पावर सप्लाई चली जाती है। तो एवा मौके का फायदा उठाती है और कैलिब को बताती है कि नेथन तुमसे झूठ बोल रहा है और एवा ही है जो बार बार ये लाइट भेजती है, यानी बिजली भेजती है, ताकि वो कैलिब से अपनी बातें कर सके जो उसने नेथन के खिलाफ सुन रखी हैं या फील कर रखी हैं। अब इसके बाद कैलिब नेथन से मिलता है और वो दोनों वॉक करते करते एक आबशार यानी वाटरफॉल पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर कैलिब सोचने लगता है कि अगर मैं ही इस टेस्ट के लिए चुना गया तो जरूर इसके पीछे कोई बात होगी। वो नेथन से पूछता है, पर नेथन कहता है कि मुझे लगा तुम ही इसके लिए ठीक इंसान होगे, तभी मैंने तुम्हें चुना, इसके पीछे इतनी बड़ी बात तो नहीं है। इसके बाद ये दोनों अलहदा हो जाते हैं। तब कैलिब सीसीटीवी कैमरा से देखता है कि नेथन एवा के कमरे में गया है और उसके स्केचेस फाड़ रहा है। अब वो काफी गुस्से में आ जाता है और नेथन के पास जाता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो उसकी मेहनत थी। नेथन काफी ड्रंक होता है, यानी उसने पी रखी होती है। वो अपनी असिस्टेंट क्योको के साथ डांस कर रहा होता है और कैलिब की किसी भी बात का जवाब नहीं देता। अगले दिन नेथन और कैलिब दोबारा से जंगलात में जाते हैं, यानी वुड्स में जाते हैं, और कैलिब पूछने लग पड़ता है कि उसने एवा को क्यों बनाया। तो वो उसे कहता है कि मैंने इसे बनाने में कोई बात नहीं सोची, बस मेरे जहन में आया और मैंने इसे बना डाला, और बस करनी ये हुई कि इतनी शानदार बन गई। वो ये भी कहता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो इसकी एबिलिटी को और भी अच्छा करने वाला है और साथ ही साथ एक नया मॉडल भी बनाएगा। अब कैलिब ये सुन के दंग रह जाता है। जब वो घर पहुंचते हैं तो नेथन ड्रंक होने की वजह से वहीं पर गिर जाता है, यानी सो जाता है। तब कैलिब को मौका मिल जाता है कि वो नेथन का की कार्ड ले ले, ताकि घर के उन एरियाज में जा सके जहाँ पर उसे जाना मना है, यानी प्रोहिबिटेड है।
अब उसके पास सीसीटीवी फुटेज की एक्सेस हो जाती है और उसे पता चलता है कि नेथन ने पहले भी कई सारे एंड्रॉइड मॉडल्स बनाए हैं। अब कैलिब को पता चलता है कि वो सारे के सारे एंड्रॉइड मॉडल्स नेथन के असिस्टेंट क्योको के क्लोजेट यानी अलमारी में हैं। तब उसे ये भी पता चलता है कि वो असिस्टेंट क्योको कोई इंसान नहीं बल्कि एंड्रॉइड है। यानी नेथन अपनी सर्वेंट के बारे में जो कहता था कि इंसान है, वो इंसान नहीं थी बल्कि एक मशीन थी, एंड्रॉइड थी। जब नेथन को होश आता है तो अपना की कार्ड ढूंढने लग जाता है। तभी कैलिब वहाँ पर आता है और उसे प्रिटेंड करता है, यानी ये बहाना लगाते हुए कहता है कि आपने नींद में अपना कार्ड गिरा दिया था, तो ये ले अपना कार्ड। अब बात की जाए कि क्योको की स्किन इतनी रियलिस्टिक क्यों लगती थी, तो बात तो ठीक थी कि वो स्किन थी ही इंसानों की, पर उसके नीचे उसकी रोबोटिक मशीनरी थी जो क्योको उसे दिखाती है। तो कैलिब यहाँ पर शक में पड़ने लग जाता है कि क्या कहीं वो भी तो रोबोट नहीं और उसे सिर्फ ये फील होता है कि वो इंसान है। तो यहाँ वो अपनी कलाई यानी रिस्ट को जख्मी कर देता है, ये देखने के लिए कि क्या इसमें से खून बहता है या नहीं। अब 5वीं मुलाकात में यानी 5th सेशन में कैलिब एवा से कहता है कि पावर सप्लाई दोबारा भेज दो, और जब ऐसा होता है तो वो दोनों नेथन के बारे में बात करने लग जाते हैं कि वाकई वो बहुत झूठा है। अब कैलिब एवा को बताता है कि वो तुम्हें यूज कर रहा है और वो तुम्हें रीप्रोग्राम कर देगा इस टेस्ट के बाद। ये सुनकर एवा डर जाती है और कैलिब से कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो। यहाँ पर कैलिब उसे बताता है कि मेरे पास एक एस्केप प्लान है जिसके जरिए हम दोनों यहाँ से भाग सकते हैं। वो कहता है कि वो नेथन के साथ बैठकर ड्रिंक करेगा और सिर्फ प्रिटेंड करेगा कि जैसे वो भी पी रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। और जब नेथन नशे में आ जाएगा तो उसका की कार्ड ले लेगा और हाउस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को रीप्रोग्राम कर देगा, यानी सारी सेटिंग चेंज कर देगा। अब वो एवा को कहता है कि इसके लिए तुम्हें पावर सप्लाई को पूरे 10 बजे ऑफ करना होगा। अब ऐसा करने पर मान जाती है। अब यहाँ पर कैलिब नेथन से कहता है कि आओ ड्रिंकिंग करते हैं, लेकिन वो इस बात से साफ इनकार कर देता है। हालांकि ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि नेथन को तो ड्रिंकिंग करना बहुत पसंद था और कैलिब भी उसे ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, यानी उसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। अब नेथन कैलिब को याद करवाता है कि आज उसका आखिरी दिन है और उसे अब जाना होगा। कैलिब कह तो देता है कि ठीक है, लेकिन वो उसे काफ़ी अनईजी सा लग रहा होता है क्योंकि उसके जाने का दिल नहीं कर रहा होता। वो एवा की जान बचाना चाहता था। अब इसके बाद नेथन कैलिब से ये भी पूछता है कि तुमने अपनी कलाई जख्मी क्यों की थी, और इसके साथ साथ वो उसे वो फुटेज भी दिखाता है कि जहाँ पर वो अपनी कलाई जख्मी कर रहा था। अब इसके बाद नेथन कैलिब को ये भी बताता है कि मैंने जानबूझकर एवा के स्केचेस फाड़े थे ताकि वो तुम्हारे पास आए तुमसे सिंपैथी यानी हमदर्दी लेने के लिए, कि देखो नेथन हमारे से कितना बुरा सलूक करता है। अब इसके बाद वो एवा के रूम में छोटा सा कैमरा भी इंस्टॉल कर देता है जो पावर सप्लाई चले जाने के बाद भी चलेगा और एवा और कैलिब की बातचीत पर नजर रख सकेगा, क्योंकि नेथन जान चुका था कि कैलिब उसे क्यों ड्रिंकिंग का कह रहा था, ताकि जब वो ड्रिंकिंग कर ले और सो जाए तो वो दोनों यहाँ से भाग सके। अब कैलिब कहता है लेकिन मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि वो टेस्ट है कौन सा कि जो आप एवा पर करने वाले हैं। तब यहाँ पर नेथन उस राज से पर्दा उठाता है। वो कहता है कि टेस्ट जिस पर हो रहा है वो एवा नहीं बल्कि तुम हो। टेस्ट तुम पर किया जा रहा है ये पता लगाने के लिए कि मेरा बनाया गया मॉडल यानी एवा कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो अपने सारे तरीके यूज करते हुए जो मैंने उसमें डाले हैं, यानी फ्लर्टिंग कैसे करनी है, किसी को मैनिपुलेट कैसे करना है, ये देखना चाह रहा हूँ कि वो तुम्हें किस हद तक परसुएट कर सकती है कि मैं उसका मालिक उसके साथ गलत कर रहा था। और जहाँ तक तुम मैनिपुलेट हो चुके हो ये इस बात का प्रूफ है कि मैंने उसे बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है। अब कैलिब को ये सब सुनने के बाद बहुत दुख होता है और उसे इस बात का कुछ हद तक अंदाजा भी था, तो वो पहले ही से ही सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स चेंज कर चुका था। और जब टाइम आ जाता है यानी पूरे 10 बजे तो पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है। और जब कैलिब उसे मिलने जा रहा होता है तो नेथन उसे पहले ही बेहोश कर देता है ताकि वो एवा से मिल न सके। तभी एवा आती है और उसे मारने लगती है। नेथन उससे कहता है कि रुक जाओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और तभी इस बात पर मजबूर हो जाता है कि उसका एक बाजू तोड़ दे। लेकिन तभी क्योको पीछे से आती है और उसकी बैक को स्टैब करती है, यानी कि उसके पीछे से उसे मारती है। अब वो आगे से उससे लड़ने लग जाता है और इसके बाद वो क्योको को पूरी तरह से ऑफ कर देता है। इसके बाद एवा उसे दोबारा से मारती है और इसकी वजह से उसका काफी खून बहने लगता है और वो उसे हॉलवे में मरता हुआ छोड़कर वापस आ जाती है। इसके बाद वो कैलिब के पास जाती है जो काफी बुरी हालत में होता है और अभी उसकी आंख खुली होती है, तो वो उससे कहती है कि वो यहीं पर ही रुके।
इसके बाद वो क्योको की अलमारी के पास जाती है और अपनी अपीयरेंस यानी जैसे वो दिखती है उसे बदलने लगती है। अपने बाजू पर ह्यूमन स्किन लगा लेती है, एक विग पहन लेती है और वाइट ड्रेस पहन लेती है और अब वो बिल्कुल ही चेंज लग रही होती है। और जब कैलिब ये देखता है कि वो तो बिल्कुल बदल चुकी है और इसे इस बात का भी एहसास होता है क्योंकि वो एक कमरे में फंस चुका है और ये सब एवा का किया धरा है। एवा उसे उस कमरे से कभी बाहर नहीं निकालेगी। अब वो डर के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन एवा यहाँ पर उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। यहाँ इस बात का प्रूफ मिल जाता है कि वो अब तक उसे मैनिपुलेट करती आई है। अब पूरे घर को चेक करने के बाद एवा बाहर निकलती है और हेलीकॉप्टर ड्राइवर से मिलती है जिससे कैलिब को उसके घर छोड़ना था। यानी वो हेलीकॉप्टर वहाँ पर कैलिब के लिए था, लेकिन कैलिब तो अब घर में अकेला है। जो जीत चुकी है वो एवा है, तो वो उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। एवा को इसी तरह से डिजाइन किया गया। कैलिब वहाँ अकेला रह चुका था, किसी को कुछ नहीं पता था और ज्यादातर चांसेस यही थे कि वो वहीं पर मारा जाता। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।